हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय कांगड़ा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राजीव भारद्वाज जी, अभी नवनिर्वाचित राज्यसभा के सदस्य आपके चंबा के लाल श्री हर्ष महाजन जी, हमारे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मैंने लंबे समय तक यहां हिमाचल में काम किया, युवा काल से, पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर श्री विपिन सिंह परमार जी, मेरे वरिष्ठ साथी और चंबा के लाल, पूर्व में डिप्टी स्पीकर रहे हंसराज जी, धीरज नरियाल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे विधायक डीएस ठाकुर जी, जनक राज जी, विक्रम सिंह जरयाल जी, श्रीमती नीलम नैयर जी, मेरे साथी अर्जुन ठाकुर जी, पवन नैयर जी, जियालाल कपूर जी, श्रीमती नीलम कुमारी जी, जगदीश शर्मा जी, रवि चौहान जी, मंच पर विराजमान सम्मानित मंच, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और यहां चंबा के ऐतिहासिक चौगान में एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में देवियों और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरे लिए बहुत ही अत्यंत ही हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है कि मुझे अपने प्रदेश में, चंबा में और चंबा के ऐतिहासिक चौगान में अपने बुजुर्गों से, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपने युवा साथियों के साथ यहां आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले तो आपको नमन करता हूं और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मैं ये देवी देवताओं की भूमि, वीर भूमि, सांस्कृतिक तरीके से ओतप्रोत भूमि और अध्यात्म की भूमि, ऐसे शिव भूमि को भी मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मित्रों, चुनाव का समय है। मुझे बताया गया कि आप सब लोग सुबह सुबह पहाड़ों में दूर 6 बजे से निकल करके आए हैं। मुझे यह भी बताया गया कि भरमौर से भी लोग आए हैं। आप सब लोगों ने इस जोश के साथ इस रैली में जो शिरकत की है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, जो मैं नारे सुन रहा हूं, जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं, और जो मैं आप में इतनी गर्मी में भी इतनी ऊर्जा देख रहा हूं, इतनी उष्णा देख रहा हूं, इतनी उमंग देख रहा हूं, इतनी खुशी देख रहा हूं, यह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने राजीव भारद्वाज को लोकसभा में भेजने का मन बना लिया है। मित्रों, लेकिन यह सवाल सिर्फ राजीव भारद्वाज को लोकसभा में भेजने का नहीं है। ये राजीव भारद्वाज जी के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प की यात्रा है। और इसलिए हम जो सरकार चुनने वाले हैं मोदी जी के नेतृत्व में, वो मजबूत सरकार चुनने वाले हैं, मजबूत सरकार। 10 साल पहले याद करो, 10 साल पहले याद करो, उस समय एक मजबूर सरकार हम देखते थे। मजबूर सरकार मजबूर कैसे थी? आतंकवादी हमारे ऊपर हमला करता था और हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान को उन आतंकवादियों का डोजियर भेजते थे, डोजियर, कि ये हैं आतंकवादी, इनके खिलाफ एक्शन लो। और मजबूत सरकार का मतलब
मतलब क्या हुआ? मजबूत सरकार का मतलब यह है कि तुमने उरी में गलत दृष्टि से हमारे ऊपर नजर डाली और हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस करके मारा। यह मजबूत सरकार है, यह मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है। मजबूत सरकार क्या थी? जो कश्मीर से आतंकवादियों के नेताओं को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के वार्ता करते थे, बिरयानी खिलाते थे। यह मजबूत सरकार की तस्वीर थी। और मजबूत सरकार की तस्वीर यह है कि मोदी जी के राज में कश्मीर में धारा 370 को धाराशाही कर दिया जाता है और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान बना दिया जाता है। यह अंतर आता है। यह है मजबूत सरकार और मजबूर सरकार का अंतर। और इसलिए हम सब लोगों ने तय किया है कि मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चली है और आगे भी मजबूत सरकार मोदी जी के सरकार नेतृत्व में चलेगी। ये हम लोगों ने तय किया है। मजबूत सरकार क्या थी? हर दिन हम भ्रष्टाचार सुनते थे। ये इतने लाख करोड़ का स्कैंडल हो गया, ये इतने लाख करोड़ का स्कैंडल हो गया। 2G, 3G, जीजाजी, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोयला घोटाला, कौन सा घोटाला नहीं था? चीनी घोटाला, चावल घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हर दिन हम सुनते थे। और मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में एक भी घोटाला नहीं हुआ। यह मोदी जी की सरकार रही। यह भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं बार बार बोलता हूं कि कांग्रेसी तो पढ़ते नहीं बेचारे, इनको पढ़ाई लिखाई से तो मतलब नहीं है कोई, ये जानते कुछ नहीं है। लेकिन साधारण मानवी जानता है कि आज जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती दिखती है, जब चीन की अर्थव्यवस्था पीछे आती हुई दिखती है, जब यूरोप की अर्थव्यवस्था डमाडोल दिखती है, जब जापान की अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गया है, जब ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती डगमगाती दिखती है, तो इन्हीं 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाती है। 5वें नंबर। और राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह भी हमको ध्यान रखना। दवाई में हम दूसरे नंबर पर आज खड़े हैं। दवाई बनाने में सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। कोरोना की वैक्सीन भारत ने 100 देशों तक पहुंचाई, 100 कंट्रीज। 48 देशों को मुफ्त में कोरोना की दवा पहुंचाई गई। भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में मांगने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत है। यह अंतर आ गया। इस्पात में, स्टील मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर हैं। ऑटोमोबाइल मार्केट में और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जिस जापान की गाड़ियां टोयोटा, डैटसन हम जानते थे, आज हमने जापान को पछाड़कर भारत ऑटोमोबाइल मार्केट में तीसरे नंबर की मार्केट बन गया है। तीसरे नंबर की मार्केट। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ गए। आपके हाथ में मोबाइल है, मैं बार बार सबको बोलता हूं, आप सबके हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया। आज आप सबके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज भारत एप्पल बना रहा है, एप्पल मोबाइल बना रहा है। सारे मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। यह बदलता भारत है, यह बदलती हुई भारत की तस्वीर है। मित्रों, मोदी जी ने, जैसा कि अभी राजीव भारद्वाज ने आपको बताया, कि मोदी जी ने
कोई जाति में नहीं बांटा, कोई धर्म में नहीं बांटा, कोई जातियों और प्रजातियों में नहीं बांटा। उन्होंने एक मंत्र पकड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर के चलेंगे। और जैसा राजीव ने बताया, गांव, गरीब की चिंता होगी, युवा की चिंता होगी, अन्नदाता किसान की चिंता होगी और नारी शक्ति की चिंता होगी। अगर इन चारों की चिंता हो गई तो भारत की चिंता हो जाएगी। इस मंत्र को लेकर के चले। और इसीलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको ताकत देने का काम किया तो मोदी जी की नीतियों और कार्यक्रमों ने किया। यह भी आप ध्यान में रखें। मित्रों, ये यहां सब बैठे हैं, मैं देख रहा हूं विपिन सिंह परमार, हंसराज, हमारे सभी विधायकगण, कुछ लोग विधायक पहली बार भी बने। मैं इनके साथ साझा करना चाहता हूं। जब हम लोग विधायक बना करते थे, मैं 1993 में विधायक बन गया था, 95% मेरे गांव की सड़कें नहीं थी, पगडंडियों में जाते थे, 4-4 दिन लगते थे, कहीं गाड़ी छोड़ करके पैदल चढ़ते थे, 10 गांव कवर करते थे, फिर पहाड़ से उतरते थे, फिर अगले पहाड़ को पकड़ते थे, पगडंडियों से होते होते 20 गांव करते हुए, 30 गांव करते हुए 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कहीं सड़क आती थी, तब हम उतर करके गाड़ी में बैठा करते थे। और आज मोदी जी के राज में पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क 12,000 किलोमीटर बन गई। गांव गांव पर पक्की सड़क पहुंचाने का काम हुआ है। बोलो, गांव में सड़कें पहुंची है कि नहीं पहुंची है? पहुंची है कि नहीं? जरा जोर से बोलो, पहुंची कि नहीं पहुंची? ऑल वेदर रोड पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हर मौसम में। मैं पिछली सभा में सुना रहा था कि पिछली सभा में कि जब शादियां होती थी तो हम लोगों के साथ बारात में हमारा होल्डॉल जाता था, बिस्तरू जाता था कि नहीं जाता था? बोलो, जाता था कि नहीं जाता था? और खच्चरों में लाद करके सामान जाता था कि नहीं जाता था? 4-4 दिन लगते थे कि नहीं लगते थे? एक बारात में 4 दिन 3 दिन लगते थे। आज आप सब लोग ग्रामीण सड़क योजना के कारण एक दिन में 4-4 बारातें अटेंड करते हो। 4-4 बारातें। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जरा पीछे से बताओ, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? स्कूटर को किक मारते हो, एक शादी अटेंड करते हो, फिर बोलते हो मैं चलिया, अगला अगला अगला। कार को सेल्फ स्टार्ट करते हो और स्टार्ट करके एक गांव, तीसरा गांव, 5वां गांव, 10वां गांव, और रात को आकर के अपने घर में सोते हो। ये बदलता हिमाचल है, ये बदलता भारत है। देखो क्या मजेदार बात है, आज गांव में भी बच्चा, छोटा बच्चा, मैं सही बोल रहा हूंगा तो मुझे आपने शाबाशी देनी है। आजकल गांव में भी छोटा बच्चा जब पापा आता है तो उससे मोबाइल छीन करके अपना खेल खेलने लगता है। देखा है कि नहीं देखा है गांव में? और ये कांग्रेसी बोलते थे भारत अनपढ़ है, यहां डिजिटल क्या करेगा, यहां वाईफाई की क्या जरूरत है। अरे उनको मालूम नहीं, मोदी जी के राज में 1.5 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दी गई है और 2 लाख गांव को कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ दिया है। और उनको यह भी नहीं मालूम कि जिसे तुम अनपढ़ कहते थे, आज सब्जी बेचने वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। यह बदलता भारत, यह गांव की मजबूती। गांव, गरीब। अब मैं गरीब की बात करूं, आज 80 करोड़ लोग, और जब मैं 80 करोड़ की बात करता हूं तो 28 लाख लोग हिमाचल के हैं जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मोदी जी आपको हर महीने पहुंचा रहे हैं। और इसका अंतर क्या हुआ है? इसका अंतर यह हुआ है कि भारत के 25 करोड़ लोग
गरीबी की रेखा से निकल आए हैं, वो ऊपर आ गए हैं गरीबी की रेखा से। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी नीति आयोग बोल रही है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल आए हैं। ये परिवर्तन आ गया है। और राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजना, अगले 5 साल तक 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिलता रहेगा, ये बात को आप ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं यहां बताना चाहूंगा किसान सम्मान निधि की दृष्टि से कि लगभग 11 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री हर चौथे महीने 2000 रुपए भेजते हैं। और जयराम जी ने उसमें जोड़ने का काम करने का तय किया था, हर चौथे महीने। और हिमाचल के उस 11 करोड़ में 9.5 लाख किसान हैं जिनको जोड़ा गया है हर चौथे महीने। और याद रखिएगा, मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में दाल में और तेल में, दोनों में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब बाहर से न दाल मंगवाएगा न तेल मंगवाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं, क्योंकि 1993 में एमएलए हो गया था। ये जगदीश जी बैठे हमारे डिप्टी कमिश्नर होते थे, डीसी साहब होते थे बिलासपुर में। मैं आपको बताना चाहता हूं 1993 में, उस समय हमको हमारे बीडीओ आके बताते थे, नड्डा साहब आपको खुशखबरी देनी है। मैं पूछता था खुशखबरी क्या है? बोलते थे आपको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 मकान मिले हैं, बताओ ये किसको दूं? मैं कहता था बीडीओ साहब आप अपने पास ही रख लो, मैं क्या बांटूंगा, एक अनार 100 बीमार कैसे बांटूंगा, ये तुम ही रखो अपने पास, तुमको मुबारक। आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके दिए, 4 करोड़ घर। और कोई पंचायत नहीं है, यहां बैठे हुए एमएलए से पूछ लेना, हंसराज बताओ, कोई पंचायत नहीं है जिसमें 30 से 40 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं बने हों, कोई पंचायत नहीं। हमारे समय में पंचायत में, हमको एक पंचायत में मिलता था 2.5 लाख रुपए विकास के लिए। आज मोदी जी के राज में एक एक पंचायत को 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए विकास के लिए मिल रहा है। यह बदलता भारत है। और मैं बताऊं, ये आवास योजना में तय कर लीजिएगा, राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजिएगा, अगली बार मोदी जी 5 साल में 3 करोड़ और नए घर बनाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि ये जो घर है ना, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, गैस का सिलेंडर और साथ में टॉयलेट, ये बना है, इसको बनाया है प्रधानमंत्री आवास योजना में। और अगले 5 साल में हम अब सिलेंडर नहीं देंगे, मोदी जी आपके यहां गैस पाइप से पहुंचाएंगे और पाइप की व्यवस्था की जाएगी, उसकी भी, और सस्ती गैस दी जाएगी पाइप से। और एक बात और सुन लीजिए, ये जो चलते ना, मैं बिजली में 300 यूनिट काटूंगा, मैं 200 दूंगा, मैं 100 दूंगा, मोदी जी के राज में अब आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। प्रधानमंत्री हर घर सौर ऊर्जा मुफ्त योजना, हर घर पे सौर ऊर्जा लगेगी। आपके बिजली का खर्च जो होगा वो पूरा होगा, और जो बिजली आप खर्च नहीं कर पाएंगे उसको सरकार ले लेगी और उससे आपका आमदनी का जरिया बनेगा। ये बदलता भारत है, इसको हमको समझना। मैं यहां आयुष्मान भारत की भी बात करना चाहूंगा। मैं बार बार सुनाता हूं, देखो याद रखना, उजाले का महत्व तब समझ में आता है जब अंधेरे की त्रासदी जानते हो। पूर्णमासी का आनंद नमस्कार करने का चांद को तब आता है जब अमावस्या की रात याद हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, यही 20 साल पहले, 30 साल पहले यहां बैठे सब लोग चिट्ठी लिखा करते थे, और हंसराज जी तो सबसे आगे होते थे। मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको कैंसर का इलाज होना है, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको हार्ट का ऑपरेशन होना है, वेल्व लगना है,
इसके लिए 2 लाख रुपए खर्च होंगे, 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे, 3 लाख रुपए खर्च होंगे। कृपया अनुशंसा करने की कृपा करें। बताइए, आप करते थे कि नहीं करते थे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कुछ बड़ा सोचो, और मोदी जी ने बहुत बड़ा सोचा। आयुष्मान भारत, भारत के 50 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को। कौन है गरीब लोग? रिक्शा, मैं बार बार बताता हूं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का कंडक्टर, क्लीनर, हमारे होटल में वेटर, हमारे यहां बर्तन मांजने वाला, ऐसे गरीब लोग, बाल काटने वाला सैलून में, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने सालाना, हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख। और जयराम ठाकुर ने उसमें हिमकेयर जोड़ दिया, और हिमकेयर के माध्यम से जो बचे लोग थे उनको भी जोड़ दिया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने तय किया है, जिस किसी की भी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, कोई किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए सालाना का कार्ड मिलेगा। यह व्यवस्था की। यह है बदलता भारत, जिसको आगे बढ़ाया है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा, मन में मेरे प्रश्न है। हर्ष महाजन जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। आप बताइए, आपने कभी सोचा था कि चंबा में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? भैया सोचा था क्या? सोचा था क्या? और ये मोदी जी की सरकार आई, एक झटके में सिरमौर, हमीरपुर, चंबा मेडिकल कॉलेज, मंडी मेडिकल कॉलेज, और बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सबसे बड़ा मेडिकल साइंस का। यह बदलता हिमाचल है। कभी आपने सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल में खुलेगा? कभी सोचा था? आज 400 करोड़ की लागत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुल रहा है और उसके विकास के लिए। कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खुलेगी? आज हिमाचल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका श्री गणेश हो रहा है। कभी आपने सोचा था कि आपको हमारे इसमें ये ड्रग पार्क मिलेगा? कभी सोचा था? आज बल्क ड्रग पार्क आपको हिमाचल को मिला है। कभी सोचा था कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क मिलेगा? आज मेडिकल डिवाइसेस का पार्क आपको मिला है। कभी आपने सोचा था कि नेशनल हाईवे की बहार आएगी? आज नेशनल हाईवे की बहार आई है। आज हंसराज बोल रहे थे, सुरंग बना दो, इधर से निकाल दो, उधर से निकाल दो। ये हिम्मत इनको कहां से आई है? ये हिम्मत इनको इसलिए आई है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ये होकर के रहेगा। ये अंतर है। और आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपके ही चंबा के एमपी हमारे बने हैं। अब ये सारी बातों के लिए मैं इनको जिम्मा देता हूं कि ये चिंता करें कि चंबा की कोई भी बात हो, और हंसराज तो हमेशा बोलेगा ही, वो तो आवाज उठाएगा ही, तो उसकी आवाज को निर्णायक मोड़ तक ले जाने का काम हर्ष जी आपका होगा। पार्टी ने आपको सांसद बनाया है, चंबा की चिंता करना आपका काम होगा। यह आपको देखना होगा। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी। देखो सोच का अंतर। हम लोग क्या बोलते थे? देश का अंतिम गांव, देश का अंतिम गांव, प्रदेश का अंतिम गांव। मोदी जी ने कहा नहीं, ये देश का अंतिम गांव नहीं है, ये देश का पहला गांव है, पहला गांव। और उन्होंने वाइब्रेंट विलेज बनाया, और वाइब्रेंट विलेज के लिए अलग से पैसे की व्यवस्था की। और आपको जानकर के खुशी होगी कि हिमाचल में भी 75 ऐसे गांव चुने गए हैं जो वाइब्रेंट विलेज हैं, जो बॉर्डर के पहले गांव हैं। और वहां पर विकास, विकास का मतलब सड़क, विकास का मतलब स्कूल, विकास का मतलब डिस्पेंसरी,
विकास का मतलब प्राइमरी स्कूल, ये व्यवस्थाएं करने का काम मोदी जी ने लिया है। बोलिए, हिमाचल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? मित्रों, ये इस विकास की कहानी को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि 12,000 किलोमीटर की सड़क बनी है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, शायद इस बार मुझे डीएस ठाकुर जी के विधानसभा के चुनाव में जाने का मौका मिला था, डलहौजी। मैं चंबा नहीं आ पाया था, पर मुझे दुख है कि आपने यहां से कमल नहीं खिलाया, और कमल न खिलाने का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। ये हम कोई नैयर जी को या किसी को या मैडम नैयर को हम चुनाव जिताने नहीं आए हैं, हम चंबा के भले के लिए आए हैं और चंबा को भला करने के लिए आए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो सरकार है ना, जो अभी सरकार है, ये बैक गियर सरकार, इसमें फ्रंट गियर है ही नहीं। ये आगे चलती नहीं है, ये बैक गियर लगाती है। 900 इंस्टीट्यूशन, इसमें गियर ही नहीं है, फर्स्ट गियर है ही नहीं, ये बैक गियर लगी हुई है। 900 इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, 900 इंस्टीट्यूशन। बोलो नैयर जी का क्या गया, मैडम नैयर का क्या गया? मैं याद दिला रहा हूं आपको, मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से गलत निर्णय आपको कितनी दूर तक ले जाते हैं। आज 900, 650 के आसपास ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो गए। किस तरीके की स्थिति आकर के खड़ी हो गई, यह हमको समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब कमल खिलेगा और हमेशा कमल खिलेगा, इसकी चिंता कीजिए। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, 2024 में आया हूं, जब 2029 में आऊंगा तो याद रखिएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में विधानसभा में भी 33% महिलाएं होंगी और लोकसभा में भी यहां से भी महिलाएं होंगी। ये फर्क आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये काली घटा जो है बैक गियर सरकार की, वो भी बताना चाहता हूं। क्या है वो काली घटा? पिछले साल ट्रेजेडी हुई, त्रासदी आई, फ्लड्स आए। आप बताओ, कोई कांग्रेसी नेता आया था? बताओ, कोई कांग्रेसी नेता आया था क्या? आया था? राहुल गांधी आया था आपकी चिंता करने? प्रियंका गांधी आई थी, इलेक्शन में बोल रही थी ये मेरा घर है, यहां तो मेरा घर है, तो घर भूल गई? कोई आया था क्या? लेकिन आपका बेटा एक बार नहीं 4 बार आया, 4 बार, और सब जगह गया। मनाली से ऊपर गया, मंडी गया, सिरमौर गया, शिमला गया, हर जगह ट्रेजेडी देखी। और मोदी जी ने जब जब मैं यहां आया, उन्होंने हमेशा 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए हमेशा दिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने फ्लड, बाढ़ राहत के लिए 1,782 करोड़ रुपए भेजे, 1,782 करोड़ रुपए। और उसके साथ अलग से 11,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में 11,000 घर बनाने के लिए अलग से पैसे भेजे। और इसके साथ साथ टूटी हुई सड़कों के लिए 2,700 किलोमीटर की सड़क, ग्रामीण सड़क बनाने के लिए पैसे अलग से भेजे। अब मैं आपसे पूछता हूं, 11,000 घर बने क्या? बने क्या? चंबा में कोई घर बना क्या? सड़क बनी कोई? ये बैक गियर सरकार है भैया, ये क्या बनाएंगे? बोलो, ऐसी सरकार को रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? ये ऐसे लोग हैं जो खा पी करके चल देने वाले हैं। बोलो, महिलाओं को मिल गया वो पैसा? मिल गया? और वो हमारे सारे एम्प्लॉय रेगुलराइज हो गए क्या? और वो युवाओं को मिल गया वो बेरोजगारी भत्ता? मिल गया क्या? ओ भाई, ये सब लोग ऐसे हैं, सफा चट कर जाते हैं, सफा चट, अपना काम हुआ, चलते बढ़ो। मित्रों, मैं यहां एक बात और बताना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी है जो घमंडिया गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, मैं बार बार बोलता हूं, ये 2 बातों का अलायंस है। एक, ये परिवारवादी पार्टियों का जमावड़ा है,
ये सब परिवारवादी पार्टियां हैं, ये सब परिवार को बचा रही हैं। आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है कि नहीं चाहता है? बताइए। मुफ्ती साहब चाहते थे कि नहीं चाहते थे कि महबूबा बने? प्रकाश सिंह बादल सुखबीर को चाहते थे कि नहीं चाहते? चौटाला परिवार चाहता है कि नहीं चाहता है? मुलायम सिंह अखिलेश को बना के गए कि नहीं गए? अखिलेश के बाद डिब्बल आ गई कि नहीं आ गई? आप बताइए। लालू, लालू के बाद राबड़ी, राबड़ी के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप, तेज प्रताप के बाद मीसा, मीसा के बाद बीना। ये सब परिवार के लोग हैं कि नहीं है? आप बताइए, ममता को भी भतीजा अभिषेक छोड़ के कोई पसंद आता है क्या? आप बताइए, केसीआर को केटीआर, दामाद, बेटी कविता, इसको छोड़ के कोई पसंद आता है क्या? और स्टालिन को, उदयनिधि स्टालिन के अलावा कोई पसंद आता है क्या? और करुणानिधि को स्टालिन पसंद आया था ना? और बताइए, ये बेचारा अजीत पवार को भी बाहर कर दिया, ये शरद पवार को भी सुप्रिया सुले ही है बेटी, और कुछ नहीं। और उद्धव ठाकरे भी आदित्य ठाकरे ही चाहता है, बाकी सबकी छुट्टी। बोलो, ये सब परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? मैंने आपके सामने भारत का नक्शा खींच दिया कि नहीं खींच दिया? बताया कि नहीं बताया कि सब परिवार की पार्टियां हैं? इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। इनको अपने बच्चे मुख्यमंत्री बनाने हैं, अपने बच्चों को आगे लाना है। आप कहां इनके चक्कर में पड़े हो? ये तो परिवार की पार्टियां हैं। और दूसरा, ये भ्रष्टाचारी बचाओ पार्टियां हैं। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ, और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को पनपाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोलना भाई। कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? 2G का घोटाला किया कि नहीं किया? 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? पनडुब्बी का घोटाला किया कि नहीं किया? हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी का घोटाला किया कि नहीं किया? नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटाले कांग्रेस के हैं। अब आप बताइए, लालू ने चारा खाया कि नहीं खाया? लालू ने जमीन के बदले नौकरी देने का भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? लालू ने अलकतरा खाया कि नहीं खाया? आप बताइए, डीएमके के नेताओं ने टीचर की भर्ती में पैसे इकट्ठे किए कि नहीं किए? आपने देखा वो पैसों का जखीरा? देखा कमरे के कमरे नोटों से भरे हुए देखे? आपने देखा 3 दिन पहले, 10 दिन पहले कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के घर से, सुनो, मंत्री क्या होगा वो समझो आप, कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के घर से 38 करोड़ रुपए निकले। ऐसा तो उनका नौकर है तो मालिक कैसा होगा? एक कांग्रेस एमपी के घर से निकले 350 करोड़। 18 मशीनें नोट गिनने वाली लगानी पड़ी, 18 मशीनें 3 दिन लगे। बोलो, ये भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं कि नहीं है? और ये सब पैसा दिल्ली पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं? दिल्ली दरबार में देते हैं कि नहीं देते हैं? आप बताइए, ये भ्रष्टाचार, ऐसी भ्रष्टाचारी, हर तरीके का भ्रष्टाचार। वो स्टालिन परिवार वहां बालू खा गए। क्या क्या खाते हैं ये लोग? कौन कौन सा भ्रष्टाचार करते हैं? आप बताइए, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? जरा जोर से बोलना, है कि नहीं है? राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? उसका बेटा बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? अभी 1 तारीख तक केजरीवाल बेल पर है कि नहीं है? 1 तारीख को वापस जाएगा। आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये ऐसे भ्रष्टाचारियों का टोला है, या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी। आप बताइए, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? इनको आशीर्वाद मिलेगा क्या? और मैं मित्रों एक बात और बता दूं, अब ये क्या कर रहे हैं? ये अब हमारे आदिवासी भाई, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे ये दलित भाई
इनके आरक्षण पर डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं, डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं। ये राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेके फिरता है, पढ़ता है नहीं, पढ़ता नहीं है, पुस्तक लेके फिरता है, मालूम नहीं कितना पढ़ा लिखा है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ लिख दिया है कि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलेगा। और इन्होंने 4 बार दलित भाइयों का और आदिवासी भाइयों का आरक्षण छीन करके माइनॉरिटी को देने का काम किया, 4 बार। और चारों बार कोर्ट से वो उसका फैसला बदला गया। और कर्नाटक में इन्होंने पिछड़ा का रिजर्वेशन, बैकवर्ड का रिजर्वेशन, उसको उन्होंने माइनॉरिटी मुस्लिम को देने का प्रयास किया। बोलो ऐसी सरकार को आने दोगे क्या, जो आपके आरक्षण पर डाका डाले, जो ट्राइबल के आरक्षण पर डाका डाले? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? मित्रों, इसलिए ये सारी बातें आपको बहुत तफसील से जानने की जरूरत है और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं और उसको आप जरूर पूरा करोगे, ये भी मैं जानता हूं। मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूं, ये जो गठबंधन गठबंधन है, ये राम विरोधी है, ये सनातन विरोधी है और ये राष्ट्र विरोधी भी है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी के साथ। आप बताइए, यूपीए की सरकार ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था कि राम काल्पनिक है? कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था कि राम का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? ये कोर्ट में एफिडेविट दिया। और कपिल सिब्बल ने कहा ये राम जन्मभूमि का किस्सा लटकाओ लटकाओ, इससे बीजेपी को फायदा होगा। आपने कमल के निशान पर बटन दबाया, बीजेपी को जिताया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने कोर्ट का रास्ता प्रशस्त होने पर भव्य राम मंदिर बना करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ये हम लोगों ने देखा। इसलिए ये राम विरोधी है, ये सनातन विरोधी भी है। ये उदयनिधि स्टालिन बोलता है सनातन डेंगू है, बोला था कि नहीं बोला था? सनातन मलेरिया है। ए राजा डीएमके का नेता बोलता है सनातन एचआईवी है। और सोनिया गांधी चुप, राहुल गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप। इनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, बोला नहीं जाता, चुप हो जाते हैं। ये सब, ये क्या जाने सनातन क्या होता है, ये क्या जाने सनातन का महत्व। ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही नौजवान जानते हैं कि सनातन का मतलब क्या है। ये तो करोड़ों लोग जानते हैं कि सनातन का मतलब क्या होता है। और ये राष्ट्र विरोधी भी है। आप बताइए, बाटला हाउस में आतंकवादियों को मारने का काम हमारे मदन शर्मा ने किया था। और वहां जब आतंकवादी मारे गए थे तो उस समय का मंत्री खुर्शीद आलम बोलता है कि सोनिया गांधी इतनी दुखी हुई कि फपक फपक के रोई। किसके लिए? आतंकवादियों के लिए। बोलो, ये राष्ट्र विरोधी काम है कि नहीं है? आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया? अफजल कौन था जो उसका मास्टरमाइंड था? और उसको सजा किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। उसको माफी किसने नहीं दी? भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। यानी प्रणब मुखर्जी जी और सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया और अफजल तो हम शर्मिंदा, वो शर्मिंदा हो गए कि उनके कातिल जिंदा है। और राहुल गांधी दूसरे दिन इन लोगों के साथ जाके जेएनयू में खड़ा हो जाता है और अभी ऐसे लोगों को लोकसभा का टिकट देकर के कैंडिडेट बनाता है। बोलो, ऐसे राष्ट्र विरोधियों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या ऐसे राष्ट्र विरोधियों को? ये राष्ट्र विरोधी भी है हर तरीके से। अभी अभी राजनाथ जी ने कहा कि पीओके के लोग भारत में आना चाहेंगे। हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। मतलब आप पाकिस्तान के वकील हो क्या? आप उसकी वकालत कर रहे हो क्या? आप उसकी तरफदारी कर रहे हो क्या? ये सब लोग
ये सारा घमंडिया गठबंधन ये देश को कमजोर करने के लिए लगा हुआ है। ये देश को जो विरोधी ताकतें हैं उनको पनपाने में लगा हुआ है, उनको खाद देने में लगा हुआ है, उनको पानी देने में लगा हुआ है, उनको आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। इसलिए मित्रों, देश सुरक्षित है तो मोदी जी के नेतृत्व में, देश अगर आगे बढ़ रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में। और इसीलिए ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम 1 तारीख को राजीव भारद्वाज को कमल के बटन पर निशान पर दबा करके, बटन दबा करके, और हम विकसित भारत के संकल्प में अपना संकल्प पूरा करेंगे। आपने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद। नड्डा जी का जय श्री राम। नड्डा जी का जय श्री राम।